यूरोप में आजकल कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जो आजकल आपको वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने कोशिश कर दी है इन्हीं के लिए अप्लाई करें। और आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए कौन से 2-3 कंट्री मैं प्रेफर करता हूं, तो कोशिश करें अगर आपकी जेब इजाज़त देती है। हालांकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, फिर भी लोगों का वीज़ा आजकल स्पेन रिजेक्ट कर रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, अगर आपका ताल्लुक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से है या सऊदी अरब में है या आप कहीं पे भी हैं, तो आप अपना यूरोपियन वीज़ा, यूरोप का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर आप हासिल कर सकते हैं या नहीं। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है या आप गोल्फ कंट्री का आपने विज़िट किया हुआ है, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, कोई 2-3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो इसका आपका कोई फ़ायदा होता है या नहीं। और जो तीसरा आप लोगों का मेन क्वेश्चन है बैंक स्टेटमेंट, मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आपने अपना यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे बनानी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे डीएम मैसेज कर सकते हैं। और जब आप मैसेज करते हैं तो हाय हेलो के साथ अपना क्वेश्चन भी बताया करें। तो जी, अगर आपका ताल्लुक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से है और आपका फ्रेश पासपोर्ट है, तो जनाब ऑफकोर्स आप अपना वीज़ा यूरोप का अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपकी प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। तो अगर आपने अप्लाई करना ही है तो मैं कौन से लोगों को प्रेफर करता हूं जिनका वीज़ा लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, अगर आप एक नर्स हो या अगर आप किसी गवर्नमेंट मुलाजम हो या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, या अगर आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो आपको आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में डालती है, अगर आप स्कूल टीचर हो या गवर्नमेंट टीचर हो, तो भी आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग बैंकों में काम करते हैं, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन करती हैं। ऑफकोर्स आप भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जिन लोगों की सैलरी बैंक अकाउंट में आती है, मैं फिर से ऐड कर दूं, उनको अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जब आपका बॉस आपको आपकी सैलरी वगैरह आपके बैंक में देता है, तो जनाब इससे आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी रहती है और आपकी बैंक में ट्रांजैक्शन भी होती रहती है। और आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट कितनी और कैसे मेंटेन करनी है, मिसाल के तौर पे आपने कभी 10,000 उसमें से निकाल लिया और 15,000 कभी डाल लिया, मीन कि आपने विड्रा और डिपॉजिट उसमें करते रहना है। क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं आपके बैंक में, तो इससे आपका वीज़ा रेशो बहुत अच्छा हो जाता है। और वीज़ा रिजेक्शन आता क्यों है, ये सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि आजकल हमारे जो एशियन लोग हैं वो अपनी बैंक स्टेटमेंट इधर उधर से करके फेक बनवा लेते हैं और 3-4 लाख रुपए का डिपॉजिट कर देते हैं, फिर 1-2 दिन बाद फिर से 5-6 लाख डाल देते हैं। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और एम्बेसडर आपकी प्रोफाइल चेक करता है, तो जनाब उनके पास बहुत सिस्टम होता है चेकिंग का। तो इस वजह से उनको भी पता है कि हम एशियन लोग क्या करते हैं। तो इस वजह से प्लीज़ आप अपनी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल बनाएं। कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं आपको वीज़ा अप्लाई करने की, आप थोड़ा सा सब्र कर लें, लेकिन आप लीगल वे से आहिस्ता आहिस्ता अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें। और जब आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन और अच्छी हो जाती है, चाहे आपकी बैंक स्टेटमेंट 5 लाख भी है और 4 लाख से ऊपर है, 5 लाख के नीचे है, मीन के 4-5 लाख भी है, फिर भी आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट 5 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, ऑफकोर्स आपके वीज़ा लगने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मली आपको बैंक स्टेटमेंट आपकी चाहिए वो 4-5 लाख भी हो, तो जनाब इज़ हैंडसम, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट में आपकी ट्रांजैक्शन चलती रहनी चाहिए। ये बहुत ही चीज़ें मैटर करती हैं। तो जब भी आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, तो जनाब आपने शॉर्ट टर्म के लिए करना है। शॉर्ट टर्म मीन 1 हफ्ते के लिए करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि एम्बेसडर जब आपकी फ़ाइल देखता है, वो आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका बैंक बैलेंस वगैरह सारी चीज़ें देखता है, तो आप जितना शॉर्ट टाइम रखेंगे उतना आपका वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए जनाब आपको कवर लेटर अपना बहुत अच्छे से बनाना है। कवर लेटर मैं भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा फ्री ऑफ कास्ट, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कवर लेटर के साथ आपको अपना ट्रैवल प्लान भी बताना होता है, जिसको आइटिनरी लेटर भी बोलते हैं। तो जनाब ये आपने इसमें लिखना क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता। मिसाल के तौर पर आपने फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, आप फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रासबर्ग एक सिटी, बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस है, पेरिस मेन जगह है, ठीक है। तो आपने पेरिस की सारी हिस्टोरिकल प्लेसें लिखनी है। हाँ भाई, मैं इस दिन आईफल टावर जाऊंगा, इस दिन मैं फलां चर्च जाऊंगा, इस दिन मैं इस जगह पे जाऊंगा। तो इस तरह से आपने अपना ट्रैवल प्लान बनाना है और जितना छोटा हो सके 1 वीक के लिए, उतना ही आप अपना रेडी करें प्लान। तो जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, तो जनाब याद रखिएगा आपने ये डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। आपको जनाब अपने लिए एक होटल रिजर्वेशन करनी होती है। ये आप डमी भी कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट डमी नहीं होनी चाहिए, ओके, फेक नहीं होनी चाहिए। होटल रिजर्वेशन आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको अपनी फ़्लाइट की टिकट भी बुक करनी होती है, वो भी आप डमी कर सकते हैं। और मेन डॉक्यूमेंट्स आपको कौन सा चाहिए,
जनाब आपको एनओसी लेटर चाहिए। अब ये एनओसी लेटर कौन सा है? मिसाल के तौर पे आप मेरे पास काम करते हो इंडिया पाकिस्तान में, ठीक है, मैं आपका ओनर हूँ या बॉस हूँ, तो मैं आपको एक एनओसी लेटर दूंगा या परमिशन लेटर, जिसको आसान लफ्ज़ों में आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मैं अपने इस वर्कर को एनओसी लेटर दे रहा हूँ और इसको मैं परमिशन दे रहा हूँ कि ये थोड़े दिन के लिए 1 वीक के लिए इसको मैं इजाज़त दे रहा हूँ कि यूरोप का टूर कर ले। और इसके साथ साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, मैंने आप लोगों के लिए एक चेक लिस्ट बनाई है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें आपको आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का पेपर भी चाहिए, आपके ओनर का पेपर भी चाहिए, अगर आपकी अपनी कोई बिजनेस है, आपकी अपनी कोई कंपनी है तो आपको अपनी उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर आपकी अपनी कोई कंपनी है या आपका छोटा मोटा कारोबार है तो इससे आपको फ़ायदा होता है। अगर आपके पास कोविड का सर्टिफिकेट है वो भी अच्छा होता है, आपके पास होना ही चाहिए, कभी कभी वो मांग लेते हैं, तो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बनवा लें तो इससे आपकी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी हो जाती है। अभी मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है 1-2 कंट्री की, यहाँ पहले से अगर आप दुबई सऊदीया में काम कर रहे हैं तो वहाँ से अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कोई फ़ायदा होता है कि नहीं, तो जनाब यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, ऑफकोर्स ट्रैवल हिस्ट्री का फ़ायदा होता है। क्योंकि मिसाल के तौर पे जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट करते हैं एम्बेसी में या VFS में या किसी भी कंट्री का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ऑफकोर्स वो एम्बेसडर देखता है कि यार क्या ये वाकई टूरिस्ट है, क्या इसके वाकई पहले कहीं वीज़े लगे हुए हैं। तो जनाब ये बिल्कुल सच है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो इससे आपकी प्रोफाइल पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए कौन से 2-3 कंट्री मैं प्रेफर करता हूँ, तो कोशिश करें, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप एक तुर्की का कर लें, आप थाईलैंड का कर लें या फिर श्रीलंका या वियतनाम का कर लें, क्योंकि दुबई सऊदीया में तो आप जाते ही रहते हैं। अपनी 2-3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते हैं और आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जनाब ऑफकोर्स आपके वीज़ा लगने के चांसेस थोड़े और हाई लेवल पे चले जाते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि यूरोप में आजकल कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आजकल आपको वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने कोशिश कर दी है इन्हीं के लिए अप्लाई करें, क्योंकि सारी दुनिया हाथ तो होके ना फ्रांस और स्पेन के पीछे ही पड़ गई है यार। दुनिया में और भी कंट्रीज़ हैं, जैसा कि आजकल नॉर्वे का वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है। आप चाहें तो मेरी एक वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने गोविंद भाई का इंटरव्यू किया था, सिर्फ उनकी बांग्लादेश की ट्रैवल हिस्ट्री थी, उन्होंने नॉर्वे का वीज़ा अप्लाई किया और लग गया। और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो आजकल वीज़ा अपना नॉर्वे का अप्लाई कर रहे हैं। एक और मैं इंटरव्यू भी शूट करने वाला हूँ, उन भाई का वीज़ा भी नॉर्वे का लगा है। तो जनाब आजकल अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है नॉर्वे का करें। दूसरे नंबर पे लैटविया, तीसरे नंबर पे लिथुआनिया और चौथे नंबर पे क्रोएशिया का भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रोएशिया आपको पता है नया अभी शेंजन जोन में आया है, तो ऑफकोर्स उसको आजकल अपने कंट्री के लिए टूरिस्ट वगैरह भी चाहिए, उसको अपने कंट्री को डेवलप करना है, तो जितने ज़्यादा टूरिस्ट जाएंगे क्रोएशिया में तो उसको फ़ायदा होगा। और आप जर्मनी के लिए भी कर सकते हैं। आजकल नेदरलैंड का मत करें क्योंकि नेदरलैंड की रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, और स्पेन का आप कर तो सकते हैं लेकिन स्पेन का आजकल बहुत ही ज़्यादा पंगा है और लोगों को आजकल अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रही, और स्पेन में इस वजह से भी रिजेक्शन हो रही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फाइल्स पेंडिंग में है, ठीक है, और वो बहुत नॉनसेंस सी रीज़न लोगों को दे रहे हैं और वो उनका वीज़ा आजकल रिजेक्ट कर देते हैं। हालांकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, फिर भी लोगों का वीज़ा आजकल स्पेन रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन लोगों का बीच में लग भी रहा है, लेकिन आजकल नॉर्वे टॉप में जा रहा है। तो जी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक एक चीज़ मैंने बता दी है कि आपने शेंजन वीज़ा अपना कैसे लगवाना है। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ गाइड कर दूंगा। तो कोशिश करें इसी तरह से अपना वीज़ा अप्लाई करें। ऑफकोर्स यूरोप में आपका फ्यूचर है, आपके बच्चों का फ्यूचर है, इस वजह से मैं भी यहाँ पे हूँ, अपनी फैमिली को हमने सपोर्ट करना होता है, तो कोशिश करें आप भी। और पहले तो खुद से कोशिश करें, अगर आप खुद से कोशिश नहीं कर सकते फिर आप एजेंट का सहारा लें, क्योंकि देखिए मैं आपको दोनों रास्ते बताता हूँ। अगर आपने एजेंट के थ्रू जाना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे अच्छा और सेफ रास्ता कौन सा है, अगर आप खुद से अप्लाई करें, क्योंकि यार मैंने आपको इतने अच्छे से गाइड कर दिया, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी एजेंट की भी नीड हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। तो जनाब यूरोप का वेदर भी आजकल बहुत कमाल का है। तो आई लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखें।